है मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शॉ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको पूरी दुनिया से, आप जहां से भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े डिस्टिंग्विश 3 गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत नोन पर्सनालिटीज हैं, आपके जाने पहचाने हैं, बहुत तालीम याफ्ता, बहुत तजर्बेकार, बोलते हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं। जब बोलते हैं तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके, खासतौर पर जब हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं या जो हम फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं उसके ऊपर भी। तो सबसे पहले मैं सबका तारुफ आपसे करवाती चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद तारड़ साहब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी। आप सबका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत मेहरबानी आलिया जी इनवाइट करने का। और आज की महफिल में हम चारों की तो बड़ी, मुझे लगता है, जबरदस्त डिस्कशन होगी। थैंक यू फॉर दैट। ये थोड़ा सा उसमें एक ऐड मैं ये करना चाहूंगा। मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती है, सबसे पहले मैं ऑनर्ड एंड हम्बल कि आपने खासकर डॉक्टर साहब को बुलाया और चंद्रपाल शर्मा साहब को बुलाया। मैं देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि चंद्रपाल शर्मा साहब और मैं दोनों पाकिस्तान एक ही गांव से हैं। हमारा डीएनए बिल्कुल एक है। वाह वाह। और जितना इनका प्यार मोहब्बत है डॉक्टर शर्मा साहब का, मैं हम्बल हूँ, मैं उनका धन्यवादी हूँ जितना ये प्यार हमसे करते हैं, मुझसे करते हैं। और आलिया, आई एम थैंकफुल। और डॉक्टर इश्तियाक जो कि एक नॉलेज का समुंदर है, हमेशा ही मेरे लिए मेरे मेंटोर हैं। मैं हमेशा आई लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम एंड थैंक यू फॉर सेटिंग अप दिस। यू आर एवर सो काइंड साजिद तारड़ साहब, वाह जी वाह। मैं एक चीज कहना चाहूंगा तारड़ साहब, हमारी तो शक्लें भी बहुत मिलती हैं। बिल्कुल, कोई शक ही नहीं, कोई शक नहीं। तो जहां हम बात करेंगे कि देखिए, इस पर पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कंट्रीज खड़े हैं, उसके ऊपर नेशंस जो हैं वो इवॉल्व करती हैं, वो आगे बढ़ती हैं। पैसा बहुत जरूरी है, इकोनॉमी का बेहतर होना बहुत जरूरी है और तालीम का होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया, जितने भी हमारे गेस्ट मौजूद है बहुत तालीम याफ्ता, और इसमें जैसे कि डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी जो हैं वो साइंटिस्ट भी हैं, बायोकेमिस्ट भी हैं, उनसे भी हम इसके ऊपर पूछेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, उसके ऊपर बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन उन्होंने बताई है। 9 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे हैं और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हमसाया मुल्क इंडिया की इकोनॉमी जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो कंपैरिजन भी हम इसको करेंगे। लेकिन मैं ये भी इसमें कहना चाहूंगी, अगर मैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद से अपना सवाल ही शुरू करती हूँ कि डॉक्टर साहब, जहां हम इसके ऊपर बात करेंगे, जो कि मैंने इकोनॉमी की बात की, वहीं हमारा एक बहुत जबरदस्त जो ये डॉक्टर शर्मा जी ने फोरम बनाया है और उसमें आप भी थे, साजिद साहब भी थे, मैं भी थी और ये भी थे, तो उसमें भी हमने बहुत ही कुछ अच्छी बातें की। तो आप अगर थोड़ा सा उसके ऊपर भी इजहार ख्याल कीजिएगा कि कैसा रहा, आपको कैसा लगा, और उसके बाद मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये बात सच है कि जो पैसा है और इकोनॉमी है वही किसी कंट्री को अब आगे लेकर जाती है। देखें, चंद्रपाल शर्मा जी उन इंसानों में से हैं जो जिंदगी में कामयाब होने के बाद उनका रुख जो है फिर इंसानियत की तरफ एक और तरीके से आता है, और उनके दिल में एक दर्द है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो ये नफरतें हैं वो आज तक क्यों कम नहीं हुई बल्कि बढ़ क्यों गई हैं। इसी जज्बे से जब इन्होंने मुझे और कुछ और दोस्तों को इनवाइट किया कि आप आइए, तो लास्ट ईयर मैं और शकील चौधरी साहब इनके पास आए, और जितना वक्त भी मैं रहा मुझे लगा कि मैं अपने भाई के घर ही हूँ। और इनकी बेगम जो है, एक तो हम सारे वेस्ट पंजाबी हैं तो हमारी पंजाबी भी एक जैसी थी, एक्सेप्ट के नाम में कोई फर्क है। दैट हैज नेवर बीन ऑफ एनी सिग्निफिकेंस टू मी। मुझे तो इंसान देखना होता है, और चंद्रपाल शर्मा जी के अंदर एक बहुत वो क्या कहते हैं, इंसानियत भरा दिल है। इसीलिए इन्होंने आगाज किया 5 रिवर्स फ्रेंडशिप फोरम का, और वो फोरम अब कामयाब हो गया है। उसकी एक वेबसाइट भी बन गई है और उसकी एक्टिविटीज भी अब शुरू हो चुकी हैं। मसलन आपको बुलाया, मुझे बुलाया, साजिद तारड़ जी आए, एक महफिल हमारी हुई 9 अक्टूबर सितंबर को। हाँ जी। तो
हमने ये सारे ने मिलके इस पे बात भी की कि क्या हम कर सकते हैं जो बाहर बैठे हैं, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाबियों के दरमियान कोई ऐसा हम ब्रिज बन सकें कि दोबारा ये एक नॉर्मल और एक दोस्ती पे मबनी एक इलाका बने। अब आपका जो दूसरा सवाल था, क्या इकोनॉमी के बगैर कोई दुनिया तरक्की कर सकता है, द आंसर हैज टू बी नो। और हिंदुस्तान का रिकॉर्ड पाकिस्तान से इन द 76 years नाउ सीम्स टू बी मच 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 बेटर। तो हालांकि इंडिया में भी एक दौर आया था कि उनकी इकोनॉमी का बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर लिया और जो पॉलिसीज बनी वो कामयाब हुई। ये पॉलिसीज मनमोहन सिंह जब थे महल फाइनेंस मिनिस्टर और नसीर क्या नाम है उसका, राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तब शुरू हुई, और उन पॉलिसीज को फिर डेवलप किया ये बीजेपी की हुकूमतों ने। तो इंडिया की जो खूबसूरती है कि हुकूमत बदल भी जाए लेकिन उनका मेन फोकस जो है वो एक ही रहता है। हम ये कामयाब नहीं हो सके इसके अंदर, और ये एक दुख की बात है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का वर्ल्ड बैंक की अब लेटेस्ट जो बता रहे हैं रिपोर्ट, वो और मुझे डिप्रेशन में डाल देगी कि अब क्या किया जाए। हम तो इस पे बोल बोल के तंग आ गए हैं कि जाने दो हिंदुस्तान के साथ ये दुश्मनी की सियासत, अपने ताल्लुकात नॉर्मल करो और देखो फिर ये पूरा इलाका जो है मिलजुल के कितना आगे बढ़ता है। मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करूंगा और जाहिर है बाकी दोस्तों का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। साजिद साहब की तरफ बढ़ती हूँ। साजिद साहब, आप भी उस मीटिंग में बाकायदा हिस्सा लेने के लिए जो है वो पहुंचे, बताइएगा कुछ कैसा लगा। और साथ ही मेरा आपसे जो सवाल होगा वो ये होगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, तो एक ही एरिया में हम एक ही रीजन में देखते हैं कि कंट्रीज जो हैं, आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, इंडिया की मिसाल ले लें, कहाँ पर पहुंच चुके, जबकि हमारा वो नीचे जो डाउनफॉल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके ऊपर आप भी इसको कैसे देखेंगे? आप भी यही समझते हैं कि पैसा जो है वो सबसे बड़ी चीज है? सबसे पहले तो आलिया मैं एक दफा फिर डॉक्टर शर्मा साहब का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हम सबको बुलाया और वहां पे इतने खूबसूरत, इतने अच्छे इंसानों को इकट्ठा किया बॉस्टन में। और आई विश कि वो सारा ग्रुप जो है उसको मजीद एक्सपेंड किया जाए, बल्कि मैंने उसमें वॉलंटियर किया करूंगा मजीद इनकी ऑर्गेनाइजेशन में, कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर उसका कन्वेंशन किया जाए। और हर इसके दूसरी स्टेटों में भी जो लोग हमारे पंजाबी, जो हमारे भारतीय पाकिस्तानी जो भी हैं, उनको इकट्ठा किया जा सके। और मैसेज सिर्फ प्यार का मैसेज है, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आप 21st सेंचुरी में किसी को फेथ बेस उससे करनी बात, मैं समझता हूँ बहुत छोटी लगती है। मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि हर इंसान पहले बहसीत इंसान पैदा होता है, उसको रिलीजन और नाम उसके बाद दिया जाता है। तो हमारा फंडामेंटल रिश्ता एक दूसरे के साथ इंसानियत का है, और दूसरा रिश्ते सारी चीजें बाद में है। और दूसरा, जिस रीजन से हम आए हैं, अगर उनका देखा जाए, आप उसकी अशोका सिविलाइजेशन पढ़ें, गुप्ता सिविलाइजेशन पढ़ें, तो सदियों से हम लोग इकट्ठे हैं। मेरे ख्याल में हमारी जितनी बॉन्डेज भारत के साथ हो सकती है, किसी दूसरे नेशन के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सोचें एक हैं, खाने एक हैं, लिबास एक है। ये चीजें हमारी चाइना के साथ नहीं मिल सकती, ये हमारी चीजें रशिया के साथ नहीं मिल सकती। लेकिन हमें ये कदूरतें दूर करना होगी, ये वक्त का तकाजा है। मैं इस चीज पे फर्मली बिलीव करता हूँ। फॉर द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉर्मलाइज आवर रिलेशनशिप विद भारत, और ट्रेड इज सीक्रेट टू सक्सेस इन द फ्यूचर। और देख लें, ये टाइम नजदीक आता जा रहा है। हमारी अगली जनरेशन या जो लोग जो मुल्की मफाद में फैसले करेंगे, वो ये फैसला करेंगे कि भारत के साथ नॉर्मल हो, ईरान के साथ नॉर्मल हो, अफगानिस्तान के साथ नॉर्मल हो। अगर ये तीनों मुल्कों के साथ आज ट्रेड शुरू किया जाए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकॉनमी विल शाइन अगेन, नो क्वेश्चन अबाउट इट। आज आप कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगाने से बेहतर है अगर आप भारत से मंगाएं। अगर क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान भी G20 का हिस्सा होता, वहां बैठा होता, चाहे एज ऑब्जर्वर बैठता हो, वहां जाके भारत से मुस्तफीद होते, वहां से दवाइयां मंगाई जाए, वहां से टेक्नोलॉजी की सीखा जाए, और क्या ही अच्छा हो कि चीजें नॉर्मलाइज हो और होंगी। मेरा दिल इस चीज की गवाही देता है। अब मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, हमारी ट्रेजेडी के हिस्से क्या है।
अगर देखा जाए तो मैं एक फिक्रे में सम अप करने की कोशिश करूंगा कि हम पहले 10 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज करके हमने उसके बाद हम डिफेंस मोड में चले गए, हम एक दिफाई स्टेट बन गए और उस दिफाई स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमने हर 10 साल बाद हमें पाकिस्तान को जिहाद का टीका लगाना पड़ता है। क्योंकि दिस इज अ वेरी इजी वे टू, मजहब डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सबसे बड़ा कारोबार जो है वो मजहब है, उसको जिस तरीके से भी वो बिकता है। आजकल देखें किस तरीके से हमारा एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो कि दूसरी दुनिया में मशहूर था कि ही वाज अ प्ले बॉय, लेकिन जब पाकिस्तान में गया, नया पाकिस्तान का ख्वाब लेकर उसको भी जाके रियासत मदीना की जरूरत पड़ गई। उसका नाम आज मुर्शद कहा जाता है, कहते मुर्शद है वो। लोग उसके दरवाजे पे जाते हैं, गेट को चूमते हैं उसको। पहले वो ही वेंट देयर एज अ रिफॉर्मर। क्या वजह है, क्या वजह है कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को भी मुर्शद बनना पड़ा है? क्या वजह है कि वो भी कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है, तो वो चूरन बिकता है और वो चूरन बेच रहा है। लेकिन अफसोस ये है, उसमें नुकसान आलिया ये है कि जो फैसले करने वाले हैं वो सारे लंदन और दुबई में बैठे हैं। कौम को कहते हैं कि तुमने उर्दू पढ़नी है, तुमने इंग्लिश और मैथ का बायकॉट करो, तुम वो साइड पे नहीं जाओगे। तुम्हें ट्वीट आज वो करना पड़ता है, कम्युनिकेट करते हैं पाकिस्तानी नई जनरेशन के साथ तो उर्दू में ट्वीट करते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि उर्दू में आप चंद्रयान 4 बना सकोगे? आप उर्दू के साथ जहाज उड़ा लोगे? आप उर्दू के साथ सर्जरी कर सकोगे आप? लेकिन कौम को बताने वाले पॉलिसी मेकर्स जो है वो सारे यही कह रहे हैं कि तुम जिहाद करो, तुम जिहाद करो। ये जिहाद करना है तो अपनी जहालत के खिलाफ करो, जिहाद करना है तो अपनी इकोनॉमी के खिलाफ करो, गुर्बत के खिलाफ करो। लेकिन एक गलत मैसेज, एक फॉरेन रिलीजन समझा जाता है पाकिस्तान में आज भी इस्लाम को, उसकी स्पिरिट को समझने की बजाय, उसकी फिलॉसफी को समझने की बजाय उसके रिचुअल में फंसे हैं। जितने जखीरा अंदोज हैं, जितने ब्लैक मार्केटर हैं, वो हर साल उम्रे भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं। तो ये सोच चेंज होनी जरूरी है। अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि वो जिस तरह नीलाम घर में वो कहते थे वो कहते थे गलती गुंजाइश रिश्ता, अब तो अफगान भाई भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, अब तो अफगानी करेंसी आपसे बेहतर है। हालात वहां नॉर्मलाइज है, आपके वो लॉ एंड ऑर्डर का भी मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी करेंसी का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और आपको वर्ल्ड बैंक ने जो अगले दिन कहा है, मैं 2-4 चीजें कोड करना चाहूंगा आलिया। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, एक भी सिग्निफिकेंट मीटिंग नहीं हो सकी, इन्हें पता था क्योंकि मीटिंग एक दिन में नहीं होती। वहां से इनको उड़ने से पहले ही पता था किसी ने नहीं मिलना हमसे, तो आने का क्या फायदा था, नंबर 1। अब दूसरा, उनको IMF की चीफ मिलती है, कहती क्या है कि अमीरों से टैक्स लो, गरीबों को दो। और यहां आके उनको स्टेटमेंट देना पड़ गई कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, भारत नहीं आगे आता। तो ये इन चीजों को आप, अच्छा फिर दूसरे मैं कहता हूं, अगर आपकी विल थी भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की, तो मिसाल मलिक को आपने अपने कैबिनेट में क्यों रख लिया, यासीन मलिक की वाइफ को? सिग्नल क्या दिया आपने भारत को? तो अगर आप ये चाहते हैं, मुल्की मफाद में डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इस तरफ सफर शुरू करें, इत्मीनान बढ़ाने की कोशिश करें। इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है दोनों कंट्रीज के अंदर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट है एक दूसरे के खिलाफ, उसके उस साइड पे जाना चाहिए। लेकिन ये कि हमारा मसला ये है कि हम प्रोजेक्ट तो शुरू कर लेते हैं, कभी वो तकमील तक नहीं पहुंचाते। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान हर मुसीबत से बच जाएगा, करप्शन से ही नहीं बचेगा। आज आप देख लें, शुरू से लेकर नीचे तक सारा मुल्क जो है करप्शन की जरूरत है, सारा दूध का गिलास एक पूरे कंट्री के अंदर खालस नहीं मिलता, किसी को ये सब पता है। आज असल में आलिया, हर एक बंदे के हाथ के अंदर स्मार्टफोन मौजूद है, उन्हें सब पता है हमारे सारे लूटने वाले लंदन बेस्ड। अगर आज कंट्री आज भी कंफ्यूज है, आपका मुल्क कंफ्यूज इस तरह है, कुछ लोग समझते हैं कि इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन हमारा, कुछ समझते हैं इलेक्शन हल नहीं है, कुछ कहते हैं इमरान खान के बगैर इलेक्शन होगा, कुछ कहते हैं इमरान खान के बगैर इलेक्शन होगा, कोई कहते हैं जनरल फैज और जनरल बाजवा का करना चाहिए इत्तेसाब, कुछ कहते हैं। तो आपके अंदर लीडरशिप और मुखलस लीडरशिप आपके अंदर नहीं है। आपका और भारत का और दूसरे मुमालिक के साथ सबसे बड़ी बात यही है कि अब मैं, बल्कि आपने बांग्लादेश की मिसाल ली है, कभी आप देखें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हाउ दे अकोमोडेट देम, किस तरीके से वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, किस तरीके से वो अपने मुल्क की मफाद के इंटरेस्ट लेते। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि और दूसरा आलिया, हमारा जो जितने रूलिंग एलीट है वो सारी की सारी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की ग्रेजुएट है। ये आप सोचें कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज जरूरत से ज्यादा है, जो आपको कंपेल करता है टू डू द मनी लॉन्ड्रिंग इंस्टेड ऑफ
फिक्सिंग अप योर कंट्री। आपके पास जरूरत से ज्यादा नॉलेज है। आप लंदन में आप देखें, आप सारा कुछ तो लंदन में चल रहा है, दुबई में हो रहा है। आपके दुबई में जो पिछली मीटिंग है 2 पार्टियों की हुई है, वो क्या फैसले, वो एक दूसरे की बारियां बनाने के वहां फैसले करते रहे। वो मुल्की मफाद में फैसले थोड़ी करते थे कि हमने मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से किस तरह निकालना है। जाती दफा आपके जो एक वजीर आजम है, वो एक हफ्ता भी नहीं रहे, वो फौरन लंदन चले गए और जाती दफा IMF के काफी पैसे वो अपने MNS को दे गए इलेक्शन लड़ने के लिए, तरक्याती मंसूबों के मत में। तो ये कुछ चीजें आपको सिंसियर होना पड़ेगा और चेक एंड बैलेंस, और जब तक अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड नहीं होगी आप यहां से नहीं निकल सकेंगे। ठीक, शाही साहब, दरिया को कूजे में आपने बंद कर दिया। हम पढ़ेंगे डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी की तरफ। डॉक्टर साहब, अभी यही बात हो रही है, हम तो हर वक्त बात करते रहते हैं जनाब। आपके भारत में जो है वो जो तरक्कियां हो रही हैं देखते हैं, वहां पर इकोनॉमी पहुंच चुकी, साथ ही मुल्क है बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा। हम कहते हैं एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई, मजीद जो है वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बताई जा रही है। तो आप एक बात कहते हैं कि जो पैसा है वो और तालीम, ये है, मतलब इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, यही आगे साथ चलते हैं। जी, मैं चाहूंगी कि आप इस थ्योरी को जरा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज हमारे लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच आलिया, अगेन तारर साहब, इट वाज सो वंडरफुल मीटिंग यू हियर इन बॉस्टन। शुरू तो मैं यही करूं, जो आपने कहा ये बात बिल्कुल सच है जी, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर इस सारा कुछ तारर साहब जो आपने बोला, मैंने एनालाइज किया पहले ही पाकिस्तान की सिचुएशन को एज ए साइंटिस्ट, एज एन आउटसाइडर, तो कुछ चीजें रिकॉग्नाइज की हैं ले दे के। जैसे आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि सोल्यूशन भी सिंपल है और थ्योरी भी सिंपल होनी चाहिए, तो वो वर्क करती है। तो जो 2-3 चीजें हमने रिकॉग्नाइज की हैं, ऑफ कोर्स रिलीजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है जी किसी भी सोसाइटी में। और दूसरा नंबर 2 होती है एजुकेशन, और नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे द फार मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बिजनेस। तो रिलीजन देख लीजिए आप, जहां जहां रिलीजन ज्यादा होगा दुनिया भर में, एक एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, ऐसे जहां जहां ज्यादा रिलीजन होगा ना, वहां वहां आप देखेंगे उतनी प्रॉस्पेरिटी आती नहीं है। रीजन उसका ये है, जितना रिलीजन ज्यादा होगा एजुकेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और रिलीजन के साथ क्या है, लोग बहुत बिलीव करते हैं, फंडामेंटलिस्ट तो बन जाते हैं, हेट्रेड बढ़ जाती है। और जब हेट्रेड बढ़ती है सारा कुछ, तो यकीन करना, ये कहते हैं, अब मेरा तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं मालूम कि जो कैपिटल है ना, वेल्थ भाग जाती वहां से, ये इतना कुछ जब होता है तो पाकिस्तान के साथ वही हुआ ना, इतना रिलीजन आ गया, हर बात के ऊपर हमें बेटर रिलीजन करना होगा, हमें बेटर मुस्लिम बनना होगा। सॉरी अगर मैं ऐसे रिलीजन को नेगेटिव नहीं बोल रहा, मगर हम तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है। अच्छा, ये तो होगा रिलीजन, भाग गई वेल्थ वहां से इन्हीं कारणों के कारण। और दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन और वेल्थ है ना, ये साइड बाय साइड चलते हैं। जहां एजुकेशन ज्यादा होगी वहां वेल्थ बहुत ज्यादा होगी। आप देख लीजिए, कहीं भी आप सारी दुनिया में देख लीजिए, पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएट मेक्स मोर मनी देन द अंडर ग्रेजुएट, मास्टर वाला और ज्यादा कमाता है, PhD वाला और ज्यादा कमाता है। तो देयर इज ऑलवेज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद एजुकेशन एंड मनी। तो ये तो रही इनकी बात। तीसरा जो मेरी नजरों में जो सबसे फार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बिजनेस। बिजनेस के मायने टू जनरेट वेल्थ, इसके बिना तो जी कुछ नहीं चलता। ये तो बात बड़ी क्लियर हो गई मेरे। हम कहते हैं, देखिए आज मैं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, मैनी पीपल विल नॉट लाइक इट, और वो ये है कि दुनिया भर में जो इवल का सोल्यूशन है ना, मेरी नजरों में वो एक कैपिटलिज्म है। क्यों? अब कार्ल मार्क्स ने भी कितना लिखा है इसके अगेंस्ट, पर ये उन दिनों की बात है जब कोई रेगुलेशन नहीं थे, अमीर लोग, रिच लोग, पावरफुल लोग गरीबों को तंग किया करते थे, उनको स्क्वीज करते थे। आज की तारीख में सारा सब आप बोले भी पीछे कि आज की तारीख में यहाँ पर आप किसी से मिसट्रीट कर सकते हैं अपने वर्कर से, वो काम भी नहीं करेंगे और पैसे भी लेंगे आपसे। तो मेरी नजरों में जो कैपिटलिज्म है, अगेन मैनी पीपल विल नॉट, इश्तियाक साहब भी तो दूसरे ख्यालों के थे, मगर मेरा ये मानना है कि कैपिटलिज्म इज द सॉल्यूशन टू ऑल द इवल्स। तो इसी बीच मैंने ना एक और स्टडी है जो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, वो मेरा जब फाइनल थॉट होगा ना, उसके बारे में कहते हैं मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, जो भी है। वो एक बंदा कहता मजाक में, कहता मे बी यू डिडंट नो वेयर टू गो, यू वेंट टू द रॉन्ग शॉपिंग मॉल। तो ये बातें हैं। मैं उस थ्योरी के बारे में ना
मनी एंड हैप्पीनेस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एक स्टडी अभी 23 में, अभी कुछ महीने पहले ही पब्लिश हुई, वाटसन स्कूल वालों ने मिलके एक नोबेल लॉरिएट हुआ है, उनके नाम है कानेमैन। मैं बाद में फिर डिस्कस करता हूँ, आप आगे बढ़िए। मेरा ये अभी फिलहाल तो यही है, रिलीजन पर्सनलाइज होना चाहिए। आपका खुदा के साथ, भगवान के साथ, अकेले का मेरा उसका साथ होना चाहिए, बीच में कोई ना आए ना, तो वही बेटर होगा। नहीं तो फिर जब लोग डिक्टेट करते हैं नो नो यू हैव टू डू दैट, फिर उसमें प्रॉब्लम सोसाइटी में बहुत आ जाती है। हम देख रहे हैं, आपके सामने हो रहा है ये। तो बाकी फाइनल मेरे को 2-3 मिनट जरूर देना आखिर में उस थ्योरी के बारे में मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, डॉक्टर साहब ये जो वेल्थ जनरेट करने की बात की डॉक्टर शर्मा जी ने, उन्होंने कहा इसके बगैर तो गुजारा नहीं, ये तो करना पड़ता है, तो हम वेल्थ जनरेट क्यों नहीं कर पाए आपके ख्याल? सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन अटेंड करना था, मैं लंदन आ रहा हूँ, तो उसके लिए एक अरेंजमेंट थी। अगर मैं अब अटेंड ना करता तो शायद वो मौका हाथ से चला जाता, तो प्लीज फॉरगिव मी। ये मेरा सो कमिंग बैक टू दिस, मैंने कुछ मिस भी किया है इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन में। तो सीधी सी बात ये है कि पंजाबी दी एक कहावत है कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो वेल्थ की पावर तो दुनिया में है ही है। हमारा जो है जरा ऑल्दो आई अग्री विद चंद्रपाल शर्मा जी के शायद कैपिटलिज्म आज के दौर का वो नहीं है जिस कार्ल मार्क्स ने देखा था, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारी स्वीडिश सिस्टम है उसके अंदर थ्रू टैक्सेशन वेलफेयर का भी काम होना चाहिए, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो लोगों के अंदर होती रहे। कोई इतना मजबूर ना हो कि अपना जमीर बेचने पे मजबूर हो जाए। तो उसके लिए वाकई मैं समझता हूँ अमेरिका के अंदर भी जो बॉस्टन जैसी प्रोग्रेसिव स्टेट में, वॉशिंगटन डीसी में बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो पुरानी कैपिटलिज्म इज नो लॉन्गर अराउंड। ये एक रिफॉर्म कैपिटलिज्म है, शायद यही कामयाब सिस्टम होता है। तो ग्रांटिंग दैट, और मजहब जो है वो हर किस्म की इनोवेशन को, प्रोग्रेस को रोकता है अगर उसको सियासत का हिस्सा बनाया जाए। प्राइवेटली आप मजहबी तौर पे जो मर्जी बिलीव करें, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, और बल्कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों की जो अपने मजहब में भी कायम है और वो अच्छे इंसान भी हैं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। मुझे अपने दादा की एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने 2 हज किए हुए थे और विद इन हिज मीन्स ही वाज अ वेरी जेनरस। खैरात करने का जो प्रिंसिपल है उस पर बड़ा वो करते थे। वी वर ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन उसके अंदर भी तो मेरे लिए भी मॉडल यही है कि अगर उनके पास वो वेल्थ ना होती तो वो कहाँ से ये खैरात का प्रिंसिपल हम तक छोड़ के जाते। तो डेफिनेटली वेल्थ जब जनरेट होगी पाकिस्तान में तो ही बात बनेगी, लेकिन वेल्थ जनरेशन कैसे होगी? जब पीपल आर एजुकेटेड, आपकी इंडस्ट्रियल बेस बने, आपकी एग्रीकल्चर जो है वो प्रोग्रेसिवली आगे जाए, फ्यूडलिज्म खत्म हो, पीरी फकीरी का जो जोर है वो तोड़ा जाए, लोगों को एजुकेशन दी जाए और हम भी एक प्रोग्रेसिव मुल्क की तरफ आगे बढ़े। तो साजिद भाई, चंद्रपाल जी, ये सारों की जो सोच है अल्टीमेटली एक ही जगह पे आके हम सारों की मिलती है कि वी हैव टू क्रिएट अ रैशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, और हर एक जो है वो क्या कहते हैं स्फेयर, उसको अलग रखा जाए। रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर ऑफ एथिक्स एंड बिलीफ, ठीक है, उसको मैं भी मानता हूं, लेकिन इकोनॉमी जो है वो सिर्फ गुड विशेस से नहीं आती, उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। करप्ट गवर्नमेंट्स के बगैर ही हो सकता है जो रूल ऑफ लॉ को हम लेके आए, ताकि जो बिजनेस करने के रूल्स हैं उसमें रिश्वत का सहारा, मुझे मतलब इंडिया में मैंने नोट किया है कि कई लोग बड़े ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से उठे हैं। हाँ साजिद भाई, ये सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा जी कि हम जिस गांव में पैदा हुए थे वहां पे घरों के अंदर पानी का नल नहीं था, हम बाहर से पानी लाते थे, लेकिन हमारे कॉलेज और जो स्कूल हैं गवर्नमेंट के, वहां से हमें इतनी सॉलिड एजुकेशन मिली कि हम आईटी के एक्सपर्ट बने, एमबीए किया, और अब हम करोड़ों में हमारी एनुअल जो रिटर्न है। ये मैं बार बार सुन रहा हूँ इंडिया से। तो इसका मतलब है गुड एजुकेशन इज द बेसिस फॉर
द क्रिएशन ऑफ एक्सपर्टीज, और एक्सपर्टीज के लिए फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चाहिए जो बिजनेस फ्रेंडली हो, ताकि फॉरेन कैपिटल खुशी से आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो। अगर आप फंडामेंटलिज्म लाएंगे, मसलन चाइनीज हमारे बहुत करीब है ना, तो उनके भी एक इंजीनियर को मारने लगे थे उसके वर्कर्स, कोई छोटी मोटी वजह। उन्होंने कहा था कि भाई 8 घंटे के लिए आपको काम पे कहा है, आप जो नमाज पे जाते हैं वापस ही नहीं आते, तो ही वाज अबाउट टू बी लिंच्ड। तो जहां पे ये माहौल होगा, फॉरेन कैपिटल क्यों आएगा? तो हमें ये सब चीजों को काबू में लाना पड़ेगा और एक क्या कहते हैं, बिजनेस फ्रेंडली, एजुकेशन फ्रेंडली अप्रोच जिंदगी में रखनी पड़ेगी। दुरुस्त। सारी साहब, आपसे एक तो ये बात कि आप तो अब हमें 2 साइड्स, हमें डायरेक्शंस है ना, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, आप इसमें के बीच में है कहीं, या दोनों में से किसी एक के साथ? और क्या हम जो है वो एड लेते रहे, हमारा जो एक फोकस था वो एड पे ही चलते रहे, तो इस वजह से वेल्थ जनरेट नहीं कर पाए? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी, पहले तो आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि मैं दरमियान में हूं, लेकिन मैं एम लीनिंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। मैं उसको छोटी सी मिसाल दूंगा विद द ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब। आप जो आपका मॉडल स्वीडन का है उसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लेकिन यहाँ पे मेरा जो एनालिसिस वो ये है कि सोसाइटी में टैक्स वो लोग खुश होकर देते हैं जिनको पता हो कि इसमें इसके रिटर्न में हमें मिल क्या रहा। जी बिल्कुल सही है। जिस सोसाइटी में सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैं टैक्स दे रहा हूं और वो टैक्स लंदन जा रहा है, वो क्यों दूंगा टैक्स? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं टैक्स दे रहा हूं और रूलिंग एलीट उससे गुलछरे उड़ा रही है, मैं क्यों टैक्स दूंगा? टैक्स चोरी करूंगा, छुपाऊंगा उसको। एक तो वर्जन उसकी ये है। दूसरी, तालीम की बात कर रहे थे, मैं उससे भी थोड़ा सा डिफर ये करूंगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ते हैं, जिनकी डॉक्टर साहब इशारा भी कर रहे हैं कि उनके घरों में पानी का नल नहीं है, वो आते हैं, वो अजय बंगा बन जाते हैं, हैदराबाद से पढ़ के आए। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरे मेहरबान है, वो सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ते हैं आके, 400 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन है, सरकारी खर्चे पे आके पढ़ते हैं। हर CSS अफसर सरकारी खर्चे पे आके पढ़ता है, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन लेता है, वापस जाके लूटता है। एजुकेशन आपका क्या ख्याल है, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की उन लोगों पे क्यों नहीं काम कर रही? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एजुकेशन क्यों काम कर रही है वर्सेस हमारी एजुकेशन क्यों नहीं काम कर रही? हालांकि फैसले करने वाले सारे यहां के पड़े हैं। मैं जिस तरह आपको अर्ज कर रहा हूं, हर सरकारी अफसर, CSS ऑफिसर जब 19वें ग्रेड में होता है, उसको आपका यतीम मुल्क, एक बैंकरप्ट मुल्क अपने खर्चे पे उसको हार्वर्ड, उसकी मर्जी की यूनिवर्सिटी में भेजता है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन वो वापसी पे अपनी बॉडी लेकर चला जाता है, दिमाग और दिल यही छोड़ देता है और जाके जुल्म करता है। तो ये सिर्फ एक एजुकेशन या टैक्सेशन का इशू नहीं, सिर्फ इसका एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा इशू जो मुझे नजर आता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कौमियत का कॉन्सेप्ट ही नहीं, लेगेसी का शौक ही नहीं दिया गया किसी को। प्राइड देना प्रमोट करना छोड़ दिया, शराफत प्रमोट करना छोड़ दिया। शरीफ आदमी को आज की डेट में कोई रिश्ता नहीं देता बच्ची का। ये बात सही है। तो हालात एक सोसाइटी में आ जाएंगे, वो एजुकेशन, इलामा इकबाल तो बेचारा 1930 में फौत हो गए थे, क्या कि मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाज़िक बेस है। हार्वर्ड की डिग्री क्या करेगी उस बंदे पे? आई एग्री। ऑक्सफोर्ड की डिग्री उस बंदे पे क्या करेगी जो है मर्दे नादा है? वो बिल्कुल उसको बताया ही नहीं गया कि तुम कौन हो, तुमने तो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर। मेरी ख्वाहिश है, मैं आप आलिया शेख, और मेरा क्वेश्चन है सब मेरे तो सब ऑनरेबल है सारे। मेरी सेकंड जनरेशन अमेरिका में आके भी जाके फायर डिपार्टमेंट के लिए वॉलंटियर क्यों नहीं करती? मेरी सेकंड जनरेशन यहां पैदा होकर अपनी गलियां साफ क्यों नहीं करती? क्या वजह है? क्या वजह? कभी पाकिस्तानी आपने बुजुर्ग देखा किसी हॉस्पिटल में बैठ के वॉलंटियर कर रहा हो? कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसके साथ डॉलर अटैच ना हो, पाउंड अटैच ना हो, वो काम करता है? क्या वजह है? अच्छा, हिंदुस्तान में मैं आखिरी पॉइंट डॉक्टर साहब, आई एम कंपेल्ड टू डू द रिसर्च ऑन माय ओन DNA। क्या वजह है? व्हाई वी आर डिफरेंट? हम यहां आते हैं, यही पैदा होते हैं। व्हाई वी आर नॉट बिहेविंग लाइक देम? बर्मिंघम इस वक्त बैंकरप्ट हो गया, उसकी जरा रिपोर्ट पढ़ के देखें। आधे उसमें जितने जो प्रेशर उन पे पड़ा है सारा इकोनॉमी का, वो सारे वेलफेयर की वजह से। बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया, यूरोप का सिटी। उसकी मैंने फाइनल रिपोर्ट पढ़ी है कि उसके अंदर
सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो उसके एथनिक माइनॉरिटीज ने अब्यूज किया उस सिस्टम को, वेलफेयर पे आया। बल्कि मुझे किसी ने बर्मिंघम को कहा जाता था मिनी पाकिस्तान, वो कहते हैं एक उधर बैंकरप्ट हो गया, एक मिनी पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया। मुझे उसका बताएं फिर कि जहां ये चीजें, कानून, ये तालीम, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हम पे क्यों नहीं काम कर रही? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पे हो रहा है सारा कुछ, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा। हम कहां हैं? मेरा ये मैं पूछने वाला था आलिया, हमारे आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हार्वर्ड ग्रेजुएट है, अनपढ़ उनमें कोई भी नहीं। और स्पेशली इत्तेसाल कर रहे हैं 25 करोड़ लोगों का। अपने बच्चे लंदन में पढ़ा के आप पॉलिसियां बना रहे हो कि इनको जहाज चाहिए, इनको उर्दू पढ़ाई जाए, इनको इंग्लिश ना पढ़ाई जाए क्योंकि अपने बच्चे लंदन और टोरंटो बैठे हैं। ये कौन समझाएगा हमें? ये बताएं ना, बाहर से कंट्री आएगा समझाएगा हमें? आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बुरी है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी, जुडिशरी कहते हैं बुरी, वो भी सारे, वो जर्मन तो नहीं है, वो सारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी डोमिसाइल, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, कि सोच पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं है? मोहब्बत क्यों नहीं करते अपने मुल्क से? क्या वजह है? जी जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहने लगे थे, अगर आप उसको कहना चाहें तो प्लीज, फिर मैं डॉक्टर शर्मा की तरफ बढ़ूंगी। डॉक्टर नहीं, आप वो मेरे ज़हन में कुछ आया था, लेकिन साजिद भाई ने एक्चुअली ये बात करके बिल्कुल बैकग्राउंड हमें दे दी है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से बात नहीं बनती। सो समथिंग इज रॉन्ग विथ अस। ये रॉन्ग जो है डीएनए से ज्यादा महल पाकिस्तानी जो एक नैरेटिव है उसका हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तानी जब बाहर आ जाते हैं तो मेहनत करके compete करके वो भी आगे निकल आते हैं। तो देर इसका प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो एक साइकोलॉजी बना दी गई हुई है, क्योंकि इन्होंने कभी आज़ादी के लिए कोई स्ट्रगल नहीं थी की। अब देखें, मोहम्मद अली जिन्ना की मैं बात करता हूँ, जब ही वॉज गवर्नर जनरल तो ही वांटेड कि पाकिस्तान के जो है ना महल कोई $30 मिलियन थे अमेरिका के अंदर उस जमाने में 47 में, कि उनको एक कार महल रोल्स रॉयस और एक बड़ा जहाज प्राइवेट गवर्नर जनरल का दिया जाए। लेकिन वहां पे जो एम्बेसी थी उसने चेक किया, उन्होंने कहा सर दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो कार उन्होंने ले ली और 47 में, और जहाज जो है फिर एक जिस साइज का वो मांगते थे वो नहीं लिया। इसके बरक्स आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स को देख लें, क्या उन्होंने कभी भी एक पैसा इंडियन हुकूमत का या गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया है इस चीज के लिए? नॉट एट ऑल। बल्कि जो कार अभी तक आती रही वो एम्बेसडर थी या कुछ थी, बिल्कुल ऑर्डिनरी किस्म की कारें। तो मुल्क ऐसे नहीं बनते। आपका जो लीडर जिसने ये पाकिस्तान फाउंड किया है, उसने जो उस जमाने में जब पाकिस्तान अभी बना ही था, एक अपने लिए रोल्स रॉयस ऑर्डर कर दी और एक जहाज का ऑर्डर किया, जो फिर कहा गया, हमारी एम्बेसी ने कहा दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो ये तो हाल है कि मॉडल कौन सा आप फॉलो कर रहे हैं? लूट की सूट का ही है ना, कि पाकिस्तान तो बना लिया, उसके बाद अपनी जो है पर्क्स, उसके लिए आपने हर किस्म की अब्यूज की अपनी पावर को। एंड इट स्टार्ट्स विद मोहम्मद अली जिन्ना एंड नोबडी एल्स। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, बात आपकी निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हम पहुंचते हैं डॉक्टर शर्मा की जानिब। डॉक्टर साहब, जरा आप ये बता रहे थे कि आपने कहा सारा टाइम अब आपके पास है, आप जो भी कहना चाहते हैं प्लीज। हाँ, आप लोगों ने स्टार्ट कर दी जहां से मैंने शुरू करना था, आप लोगों ने तो पहले शुरू कर दिया। देखिए, एजुकेशन का कितना रोल हर बार हर कोई बोलता है, मगर मैं आज जो कहने वाला हूँ, एजुकेशन इज अगेन नॉट इनफ। देखो, दो कंपनीज, मैं एग्जांपल दूंगा दो कंपनीज की। एक है कंपनी मॉडर्ना, अभी 10 साल 12-13 साल पहले स्टार्ट हुई थी। आज उसकी वैल्यू देखो कहाँ 50-60, एक बार तो वन ऑफ द टॉप कंपनी बन गई थी, और सारा एजुकेशन इल्म के थ्रू हुआ है ना। दूसरी एक कंपनी का मैं नाम लूंगा, वो है नोवो नॉर्डिस्क। अभी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है एजुकेशन के थ्रू, इल्म के थ्रू। उसकी क्या वैल्यू है आज के तारीख में? $410 billion, which is more than the GDP of Pakistan. $410 billion। ये सारा एजुकेशन के थ्रू हुआ है ना, और थ्रू कैपिटलिज्म हुआ है। एजुकेशन आंसर इज कैपिटलिज्म। अब इन दो कंपनियों को देखो,
इतनी थोड़े से 10-12 साल में आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियां बना दी। और फिर बात यह है कि उसके बाद जो ये रिच लोग हैं, आप देख लीजिए अमेरिका में तो कितने लोग हैं जो आगे हेल्प करते हैं दूसरों को, जो रिच लोग हैं। मैंने इसी बीच एक नई टर्म कॉइन की है जी, वो है, उसका नाम दिया है मैंने, बीइंग ए कैपिटलिस्ट, उसका नाम दिया है निर्वाणा थ्रू बिजनेस। कैन यू बिलीव दैट? तो ये निर्वाणा ही है। देखिए, अब बिल गेट को ले लिया, वॉरेन बफेट को ले लो, कितने रिच लोग हैं, कितना वो डोनेट किया है उन्होंने ह्यूमैनिटी की वेलबींग के लिए। मैं कहता हूँ हर इंसान का दिल करता है मैं भी अच्छे काम करूं। जब आपके पास ही कुछ नहीं है तो क्या कर लोगे आप? ये बात सही है, ठीक है, एग्रीड। पैसा तो कैपिटल तो रेज करनी होगी ना, विच कैन बी रेज थ्रू एजुकेशन। और जहां तक कैपिटलिज्म कैसे होता है, ये हमारे जैसे कंट्री में इतने साल लग गए पहुंचते, अब ये एक सिस्टम के थ्रू रेज हो सकता है। जैसे कि अमेरिका में एक कंप्लीट सिस्टम बन चुका हुआ है। यहाँ आप काम करो, स्टार्ट करो, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, कोई तंग नहीं करेगा, आपकी हेल्प करेंगे। आप मार्केटिंग में ये कर लो, आप लोगों को इंफॉर्मेशन भेजनी, शिपिंग हैंडलिंग करनी, सारा कुछ एट प्लेस है जी। अपने कंट्री में जाके देखो, चीज ही नहीं पहुंचेगी आपको। अभी तो चलो इंडिया में बहुत कुछ बेटर हो गया। तो ये कहने की बात है, जो कोई इंसान किसी की जब हेल्प करता है ना आगे, यकीन करना मन को इतना सुकून मिलता है। ये लोग कितना अच्छा फील करते होंगे, वॉरेन बफेट और ये बिल गेट और आदम प्रेम जी, ये टाटा कितना दुनिया की हेल्प करते हैं। तो ये निर्वाणा नहीं तो और क्या है। मैं तो अपनी बात करता हूँ, मेरे पास एजुकेशन, इससे बढ़ के एजुकेशन क्या हो सकती है कि हम पीएचडी हैं, 0 से पीएचडी किया, हार्वर्ड में काम करते हैं। आई वॉज द मोस्ट मिजरेबल पर्सन ऑन द प्लेनेट, आई वुड से। क्यों? मेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसा ही नहीं था। मुझे ये भी याद है कि अब रिलेटिव इंडिया से आए हुए इमोशनल हो जाता हूं मैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि उनको मैं चाय तक पिला सकता बाहर। हमने यही कहा उनको कि नहीं, आज मेरे पास पैसे, हमें भूख नहीं है, मेरी वाइफ को मुझे भूख नहीं है। इट बिकम्स वेरी इमोशनल। तो मैं तो कहता हूँ कि ये चीजें लोगों को सिखाओ कि वेल्थ जनरेट करें और लोगों की फिर हेल्प करो आगे से जाके। और यही मेरे लिए तो यही निर्वाणा है जी, जनरेट वेल्थ। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ क्या, टूल्स आप सीख लेते हो, रिफाइन हो जाते हैं टूल्स टू मेक मोर मनी। मगर विदाउट जनरेटिंग वेल्थ आपकी किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते, सारा कुछ पीछे छूट जाएगा। वही जो बिल क्लिंटन साहब कहते थे, साजिद साहब, इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड, ये वो बात है। बस लेने के बाद मैं तो खैर, अब हमने तो खुद अचीव किया है जी, पॉवर्टी से रिचनेस, जितनी भी थोड़ी बहुत हुई रिचनेस, वहां तक पहुंचे हैं। तो बहुत, इट गिव्स मी बहुत हैप्पीनेस, सुकून मिलता है कि हम कुछ अच्छे काम कर सकते। बस ये था मेरा फाइनल। और रिगार्डिंग दैट स्टडी तो मैं भूल ही गया, पर चलो, आई थिंक कहने की बात यही है कि नोबेल लॉरिएट थे, वो कहते थे कि शायद एक लिमिट तक मनी कैन मेक यू हैप्पी। पर अभी 20, आप चेक करें सारे गूगल पर जाके ना, 23 में एक स्टडी पब्लिश हुई है जी, वार्टन स्कूल से, द बेस्ट टॉप इंस्टीट्यूट है इकोनॉमी का। उनके 2 प्रोफेसर अपोजिट, एक कहता है कि मनी कैन नॉट मेक यू दैट मच हैप्पी, दूसरा कहता है नहीं, ये तो लगातार बढ़ती जाती। दोनों ने मिलके उनको फोर्स किया, मिलकर स्टडी करो, मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाओ। तो दोनों ने मिलके, नोबेल लॉरिएट से क्यों नहीं मान, उन्होंने एग्री किया। ही वाज काइंड ऑफ रॉन्ग इन ए वे दैट विद इंक्रीज्ड मनी योर हैप्पीनेस आल्सो। इससे बढ़कर ये 20 अभी थोड़े दिनों की ऑब्जर्वेशन है। तो बस मेरा यही कहना था जी, और बाकी तो फिर हर किसी को मालूम है क्या करना अपनी अपनी लाइफ। जी डॉक्टर शर्मा जी, ये जो आपने निर्वाणा थ्रू बिजनेस का एक स्लोगन किया है, बहुत ही जबरदस्त कमाल की बात की है आपने। और आपने जो भी एलाबरेट किया, साजिद साहब ने ये कहा कि वो कुछ कहना चाहेंगे, फिर हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। साजिद साहब प्लीज आप। मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर शर्मा साहब से, और मैं बल्कि 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा। किसी ने बहुत बड़े एक यहाँ पे इन्फ्लुएंसर हैं, उनका नाम है डॉक्टर दीपक चोपड़ा। उनसे किसी ने पूछा था कि हाउ टू अचीव हैप्पीनेस। उन्होंने एक फिक्रे में जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि व्हेन यू ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी यू विल बिकम हैप्पी। और मैं सेकंड इसलिए करूंगा डॉक्टर शर्मा साहब से कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप जब किसी की मदद करते हैं, इट इज वेरी एडिक्टिव। जो उसमें से आप खुद गेन करते हैं, जो वो दूसरे को देना तो वो चले, वो जो कुछ भी है, लेकिन उसमें से जो आप रिटर्न लेते हैं, जो कॉन्फिडेंस और जो कुछ उससे गेन करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, व्हिच इज प्राइसलेस, यू कैन नॉट गेट इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। एंड आई हैव ट्राइड मायसेल्फ टू टीच माय किड्स एट द सेम टाइम
टू हेल्प अदर्स मैन ऑफ। और हम एक और भी यहाँ पे गलत बात हम समझ लेते हैं आलिया कि हमेशा गिविंग पैसे से ही होती है, सिर्फ पैसे से नहीं होती, एक स्माइल से भी हो सकती है, किसी से अच्छा मिलने से भी ये एक खैरात होती है। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर शर्मा साहब ये तो इज अ वेरी पैशनेट पर्सन, लेकिन आई डेफिनेटली सेकंड विद देम कि हमें चाहिए कि एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे को देखें। और बिल्कुल तालीम के बगैर पैसा पॉसिबल नहीं है और पैसे के बगैर हैप्पीनेस इज नॉट पॉसिबल। आई डेफिनेटली एग्री। हियर यू गो। बात ये है कि मेरे पास तो आप दोनों की तरह पैसा पूसा कोई नहीं है। आई लिव ऑन ए स्मॉल इनकम बट आई एम अ वेरी हैप्पी मैन। तो बहरहाल पैसे का रोल इतना है कि मैं कभी किसी का मैंने एक पैसा नहीं देना, नॉट अ सिंगल पैसा। मैंने सारी जिंदगी किसी का ना किसी से उधार लिया है, और अगर मेरा कुछ लोगों ने पैसा मारा है तो आई हैव फॉरगिवन देम। समझ गए आप? तो हैप्पीनेस, हाँ, अगर मैं भूखों मर रहा होता तो मेरा बुरा हाल होता, ये भी बात सही है। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बाद आपकी जिंदगी में खुशी इसी में है कि आप इल्म में कुछ इजाफा करें, आप लोगों के दुख दर्द में उनके काम आए, जो मजबूर है उनकी मजबूरियां कम करें। तो अल्टीमेटली हैप्पीनेस इज बीइंग कंटेंट कि यार आई हैव लिव्ड अ लाइफ इन अ डिग्निफाइड मैनर। तो वो ठीक है, पैसा हो तो और भी ज्यादा आप कर सकते हैं। सो आई डोंट हैव द मनी, सो आई कांट स्पीक कि उसमें क्या मजा आता है, बट आई लिव कंफर्टेबली एज अ मिडिल क्लास एजुकेटेड प्रोफेसर। तो मैं किसी का मैंने कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो आज तक कार चलाने नहीं सीखी, मैं बता रहा था। आई हैव लिव्ड इन स्वीडन। पता है कल 50 साल हो जाएंगे मुझे स्वीडन के अंदर। टुमारो इट विल बी 50 इयर्स इन स्वीडन। पाकिस्तान तो इंडिया तो मुंडे आंदे ने ना 6 महीने बाद वो गड्डी खरीदन या ना खरीदन, फोटो उतरवा के तो पिंड भेज देंदे ने। हाँ तो पता होना है। तो मैं तो प्राउडली से कि आई हैव नेवर लर्नड इवन टू ड्राइव। अलबत्ता जब हमारे बच्चे हो गए थे ना, तो फिर मैंने अपनी बीवी को कहा था तुम कार चलानी सीख लो, नाउ वी नीड अ कार। तो उस दौरान हमने कार रखी भी है। तो जाहिर है दौलत के बारे न्यारे और ही हैं, कोई शक नहीं है। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि आई एम वेरी रिसेप्टिव टू द ये जो आप दोनों ने पोजीशंस दी हैं। वाकई वेल्थ होगी। बात ग्राउंड में है कि पाकिस्तान में क्योंकि फ्यूडलिज्म रही, ये कैपिटलिज्म की तरफ आए भी नहीं, ये भी तो मसला है। पाकिस्तान में अच्छी भली स्टेट कैपिटलिज्म एस्टेब्लिश हुई थी, कामयाब हो रही थी, तो उन्होंने कश्मीर की जंग शुरू कर दी, और उसके बाद हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, वो खत्म हो गई। उसके बाद इन्होंने इंडिया के साथ मिलिट्री रेस के अंदर अपनी पूरी वो जो है ना रिसोर्सेज लगा दिए, अपनी इंडस्ट्री को कोई नहीं दिया, लैंड रिफॉर्म्स कैरी आउट नहीं किए। इन्होंने धोखा दिया लोगों को बार बार बार। तो लोगों के साथ धोखा हुआ है बाय दोज हु हैव रूल्ड पाकिस्तान में। ये कहना चाहता हूँ, लोगों के अंदर कैपेसिटी हर किस्म की है, लेकिन अगर आपकी लीडरशिप ही कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट ना करे तो वहां से मुल्क आगे कैसे जाए, ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर शर्मा, क्विकली छोटा सा मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कोई मुझे एक स्टडी तो कोई दिखाए ना जिसमें ये कोई कहे कि लोग गरीब हैं, उनको पैसा दे दिया, अब दे आर वेरी अनहैप्पी। कोई एक स्टडी बता दे मुझे कि जिसको पैसा दे दो कभी अब मैंने नहीं लेना, मैं आई विल बिकम अनहैप्पी। नहीं, ये बात ये हुआ है कभी? हाँ, ये कोई बहस नहीं है। पैसे के बगैर जिसके घर में रोटी नहीं होगी उसका बुरा हाल जो है वो हम सब समझते हैं। गुर्बत नहीं होनी चाहिए, गुर्बत नहीं होनी चाहिए, कर्ज है वो। That is I think curse on him. Poverty is a curse on humanity. That's all. That's right. It has to be eliminated. बिल्कुल सही है। All right. आप सब पे जो है जो भी आपने बात की तो वो बात बहुत दूर दूर तक पहुंची, और ये प्रोग्राम हमने इसीलिए किया कि हम इससे कुछ हासिल कर सकें और लोग भी इससे कुछ हासिल कर सकें। मेरा भी इस बारे में यही है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा कि निर्वाणा थ्रू बिजनेस, अगर निर्वाणा आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो चीज आपके पास हो जिसके बगैर जो है आप वो कुछ नहीं है। और वैसे ये भी बात है कि आप जो हासिल करते हैं, ये भी यहाँ पर जो बात की गई कि अगर आप उसको दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा।
ये आप जानते हैं। तो आप सबका बेहद शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की महफिल और एक ऐसी मीटिंग हम आइंदा भी करते रहे। हमारी ये टीम दोबारा भी आपके सामने हाजिर होगी इसी तरीके से और भी इश्यूज के साथ। आप सबका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।